हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अल्फा इंस्टीट्यूट में। बच्चों, आज की क्लास में मैं आप सभी को लेके आई हूँ चैप्टर नंबर जो हमारा डेली क्लासेस चल रही है, ऑब्जेक्टिव्स और लघु उत्तरी। कल की क्लास में हमने पढ़ लिया था, तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं जो वंशागति का आणविक आधार वाला चैप्टर है, इसके सभी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो आज की क्लास हमारी वही होने वाली है और इसमें मैं आपको थोड़ा शॉर्ट समझाऊंगी। मैं पूरा लेके तो जरूर आई हूँ, लेकिन आपको शॉर्ट शॉर्ट चीजें समझनी है और बाकी खुद से भी उसको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा आपको टफ है। चीजें जल्दी समझ में नहीं आएंगी, तो समझने के लिए अच्छे से इसको बार बार आपको रिवीजन करने पड़ेंगे। और इसके साथ साथ मैं आप सभी को ये बता देना चाहती हूँ कि अभी भी ऐसे बच्चे हैं जो कहीं भी ज्वाइन नहीं हुए हैं, चाहे ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन जो भी कोचिंग है, और उनकी तैयारी एकदम आपको लग रहा है कि मेरी एकदम तैयारी जीरो लेवल है, तो उन सभी बच्चों के लिए यहाँ पे एक बैच स्टार्ट कर दी गई है जो शिखर बैच 2.0 है। और इसमें आपकी जो तैयारी है जीरो लेवल से करवाई जा रही है, ठीक है। यानी कि शून्य से शिखर से आपको पहुंचाया जाएगा और चैप्टर 1 से एकदम स्टार्ट है और ये स्टार्ट भी हो चुका है। लगभग एक चैप्टर खत्म होकर दूसरा चैप्टर भी स्टार्ट हो गया है किसी किसी सब्जेक्ट का। अब इसमें आपके डेली लाइव क्लास है, लाइव डाउट क्लास है, क्लास नोट पीडीएफ है, ऑनलाइन वीकली टेस्ट है और स्टडी मटेरियल है। और कंप्लीट सिलेबस के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है, मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर और पिछले 5 साल का पेपर है, ठीक है। अब इस बैच से जो भी बच्चा इच्छुक है ज्वाइन होने के लिए, उसको अल्फा इंस्टीट्यूट पर ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा और इस ऐप को डाउनलोड करके आप इस बैच से ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर कहीं भी आपको दिक्कत होती है तो इस नंबर पे 930 577 1375 इस पे कॉल करके भी आप जानकारी को ले सकते हैं, ठीक है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं हम लोग क्लास की ओर। और सबसे पहले सामने आपके क्वेश्चन खुल चुका है बेटा, मिल्सन तथा स्टाल के प्रयोग का वर्णन करें, ठीक है। आपका क्या आता है, मिल्सन तथा जो स्टाल है, स्टाल के प्रयोग का वर्णन करने के लिए आता है। यानी कि आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन 5 नंबर के पूछे जाते हैं। तो 5 नंबर पाने के लिए आपको कम से कम 3 पेज तो लिखने होंगे। कम से कम जो पेज होता है 3 पेज तो आपने लिखने हैं। तो आप क्या लिखोगे इसमें, आपको अगर आपको थ्योरी आ रही है आप थ्योरी लिख दो, थ्योरी नहीं आ रही है तो अगर आपको डायग्राम उनका याद है, आपने पढ़ रखा है, तो आप डायग्राम ही बना दो। अगर आप डायग्राम बना लोगे तो थ्योरी लिख लोगे, आप थ्योरी लिख लोगे तो डायग्राम भी ऑटोमेटिक आप बना लोगे। बस आपको ये चीज सीखनी है, या थ्योरी सीख लो या डायग्राम सीख लो या दोनों सीख लो, ठीक है। तो इसमें देखो क्या होता है कि डीएनए प्रतिकरण के लिए जो डीएनए है, डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ होता है। कोई भी जीव है, कुछ ऐसे कुछ वायरस को छोड़ के जिनमें आनुवंशिक पदार्थ आरएनए होता है, बाकी जितने भी आपके जीव हैं सब में, बैक्टीरिया से लेके बाकी जितने भी बड़े से बड़े जानवर हैं, बड़े से बड़े जीव हैं, सब में उनका आनुवंशिक पदार्थ क्या है, डीएनए है, ठीक है। तो डीएनए प्रतिकरण के लिए अर्ध संरक्षी की विधि स्वर समस्त विधि है, ठीक है, जिसे मिल्सन तथा स्टाल ने प्रतिपादित किया था। यानी कि जो डीएनए प्रतिकरण के लिए जो अर्ध संरक्षी की विधि सर्वसम्मत विधि है, और इस विधि को मिल्सन तथा स्टाल ने प्रतिपादित किया था, इसीलिए आपके बोर्ड एग्जाम में मिल्सन तथा स्टाल का प्रयोग पूछा जाता है। कि जो मिल्सन, मान लो इन्होंने अपनी एक थ्योरी दी है, ठीक है, अब आपको इसमें थ्योरी पे ध्यान देने ही देने हैं, ठीक है। इसके बाद क्या, इसमें डीएनए हेलिकल के दोनों स्ट्रैंड द्विगुणन के पूर्व आंशिक रूप से अलग हो जाते हैं। देखो, जब रेप्लिकेशन होता है, जब डीएनए की जो हेलिक्स के जो, ठीक है, जो हेलिक्स मॉडल है, डीएनए का जो हेलिक्स मॉडल है, जो डबल द्विगुणित संरचना है, तो डीएनए हेलिक्स के दोनों स्ट्रैंड द्विगुणन के पूर्व, ठीक है, किसके लिए, द्विगुणन के पूर्व आंशिक रूप से अलग हो जाते हैं। यानी कि आंशिक रूप से, यानी कि जब इनकी द्विगुणन का टाइम होता है तो द्विगुणन के पहले ही आंशिक रूप से थोड़ी सी मात्रा में क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, तथा पृथक हुए दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट का कार्य करते हैं। जब ये आंशिक रूप से अलग हो जाते हैं तो जो पृथक हुए दोनों टेम्पलेट होते हैं, ठीक है, जो दोनों स्ट्रैंड होते हैं इनके, वो टेम्पलेट के कार्य करते हैं, जिससे नए पूरक स्ट्रैंड का निर्माण होता है। जिससे क्या हो जाता है कि जो नए पूरक स्ट्रैंड होता है उस स्ट्रैंड का क्या होता है बेटा, निर्माण होता है, ठीक है। आगे क्या देखोगे, प्रतिकरण के पश्चात डीएनए के प्रत्येक अणु में एक पुराना तथा एक नया स्ट्रैंड होता है। जब प्रतिकरण के पश्चात,
ठीक है, जब प्रतिकरण हो गया तो प्रतिकरण के पश्चात क्या देखोगे कि प्रत्येक, ठीक है, डीएनए के प्रत्येक अणु में एक पुराना तथा एक नया स्ट्रैंड होता है, यानी कि एक पुराना वाला स्ट्रैंड होता है और एक क्या बनेगा, नया स्ट्रैंड बनता है। ठीक है, आगे क्या देखोगे, आगे क्या होता है, अब यह सिद्ध हो गया कि डीएनए का प्रतिकरण अर्धसंरक्षी होता है। अब यहाँ पे ये सिद्ध किया हुआ कि जो डीएनए का प्रतिकरण है वो अर्धसंरक्षित होता है, यानी कि किसके, ठीक है, प्रतिकरण के पश्चात जो डीएनए होता है प्रत्येक अणु में एक क्या हो जाएगा, पुराना तथा एक क्या हो जाता है, नया, और यहाँ पे आंशिक रूप से क्या होते हैं, पृथक होते हैं। इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं कि सिद्ध हुआ, जो मिल्सन और स्टाल ने सिद्ध किया कि डीएनए का प्रतिकरण अर्धसंरक्षी होता है। इसे सर्वप्रथम इस्चेरिचिया कोलाई नामक बैक्टीरिया में दर्शाया गया था। अब यह जो प्रयोग यह सिद्ध किया गया था, इसको सबसे पहले इस, ठीक है, इस्चेरिचिया, ठीक है, इस्चेरिचिया कोलाई नामक एक बैक्टीरिया है और इस बैक्टीरिया में इसको दर्शाया गया था। फिर अन्य, ठीक है, फिर अन्य उच्च श्रेणी की जीवों में जैसे पादप तथा जंतुओं की कोशिकाओं में मिल्सन तथा स्टाल ने निम्नलिखित प्रयोग को प्रदर्शित किया। सबसे पहले जो प्रतिकरण है, ठीक है, ये जो अर्धसंरक्षी है, ठीक है, डीएनए का जो प्रतिकरण अर्धसंरक्षी है, इसको सबसे पहले इस्चेरिचिया नामक बैक्टीरिया में किया गया था। उसके बाद फिर उच्च जीवों में जैसे पादप में और जंतु कोशिका में इसको मिल्सन तथा स्टाल ने लिखित प्रयोग को प्रदर्शित किया। ठीक है, फिर आपको ये क्या कर लेना है, डायग्राम को बना लेने हैं। फिर आगे क्या, अब इसमें स्टाल का प्रयोग में आप क्या देखते हो, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगलेशन द्वारा डीएनए के पृथक्करण हेतु मिल्सन तथा स्टाल का प्रयोग। तो इसमें क्या होता है कि जो ई कोलाई का माध्यम, ठीक है, 50 NH4 यानी कि 50 अमोनिया और जो क्लोरीन में वृद्धि कराया गया, जिसमें 50 नाइट्रोजन का भारी आइसोटोप है। ठीक है, फिर कोशिकाओं को सामान्य, ठीक है, 40 NH4 सीएल में स्थानांतरित किया गया तथा फिर निश्चित समय अवधि के लिए नमूने के तौर पर उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपने क्या करने, इसमें एक एक करके एक एक पॉइंट आपने क्या करने हैं, नोट करने। ठीक है, तो जब भी आपके मिल्सन और स्टाल के आपके बोर्ड एग्जाम में प्रयोग आए तो इन सारी इतनी चीजों को आपको अपने एग्जाम में इसको उस आंसर में आपको मेंशन करने हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने क्या आता है कि आनुवंशिक कूट की विशेषताएं या गुणधर्मों में लिखे। ठीक है, गुणधर्मों को लिखे। आनुवंशिक कूट क्या होती है, ठीक है, एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जो आनुवंशिक कूट है वो आनुवंशिक कूट क्या है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे सिर्फ आनुवंशिक कूट के विशेषता या गुणधर्म को पूछ रहा है, तो क्या लिखोगे, आनुवंशिक कूट की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। क्या क्या है, कोडोन ट्रिपलेट है। ठीक है, जो कोडोन है, जो कोडान है, वो कोडान क्या होते हैं, ट्रिपलेट होते हैं। 31 कोडान द्वारा अमीनो अम्ल का संश्लेषण होता है। जो 31 कोडान है, ठीक है, जो 31 कोडान होते हैं उससे 31 कोडान के द्वारा जो अमीनो अम्ल है, ठीक है, जो अमीनो एसिड होते हैं उनका संश्लेषण होता है, जबकि 3 कोडान द्वारा संश्लेषण नहीं होता। देखो, कोडान ट्रिपलेट होते हैं और 31 कोडान के द्वारा अमीनो एसिड का संश्लेषण होता है, लेकिन 3 ऐसे कोडान होते हैं जिनके द्वारा संश्लेषण नहीं होता। किसका संश्लेषण नहीं होता, जो आनुवंशिक कूट होते हैं, जो जेनेटिक चीजें होती हैं, उनका क्या होगा, सिंथेसिस, संश्लेषण नहीं होगा। ठीक है, आगे क्या लिखोगे कि यह गैर अस्पष्ट है, अर्थात एक कोडान द्वारा सिर्फ एक अमीनो अम्ल का कोडिंग द्वारा होता है। ठीक है, यह गैर स्पष्ट है कि एक कोडान द्वारा सिर्फ एक अमीनो अम्ल का कोडिंग द्वारा होता है, तो ऐसा नहीं होता। कोड पतित होता है, अर्थात कुछ अमीनो अम्ल का कोडिंग द्वारा होता है। जो कोड होगा वो पतित होता है, अर्थात कुछ अमीनो अम्ल का क्या होता है, अम्ल कोडिंग द्वारा के होता है। कोडिंग प्रायः सार्वभौमिक होता है। सार्वभौमिक का मतलब जो कोडिंग होगा, कोडिंग हमेशा क्या होगा, सार्वभौमिक होता है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे कि AUG, ठीक है, एडेनिन यूरोसिल और ग्वानिन का दोहरा कार्य है, अर्थात ये मिथायोनिन को कोड करता है और यह आरंभिक कोडान जैसा भी व्यवहार करता है। जब आरंभिक कोडान की बात होती है तो आप क्या बोलते हो कि जो मिथायोनिन यानी कि AUG जो होता है ये दोहरा कार्य करता है, यानी कि डबल कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि डीएनए की आणविक संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए तथा डीएनए की द्विगुणन में इसका महत्व समझाइए।
आपके बोर्ड एग्जाम में जो डबल हेलिक्स मॉडल है, ठीक है, जो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल है वो आपसे पूछा जाता है। तो आप क्या करोगे, डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल है वो क्या करोगे, बनाओगे। तो देखो ये डीएनए का क्या है, डबल हेलिक्स मॉडल है, जिसमें आप यहाँ पे देखते हो कि 20 स्ट्रांग होता है। इनके दो स्टैंड होते हैं, एक 5 डैश होता है और एक क्या होता है 3 डैश होता है। ठीक, एक 5 डैश और एक 3 डैश होता है। तो यहाँ पे आपको क्या दिखता है कि इनकी जो यहाँ से 5 डैश से 3 डैश की जो दूरी होती है, या इनकी आप चौड़ाई देखोगे तो क्या होती है, 20 स्ट्रांग होती है। कितनी होती है, 20 स्ट्रांग होती है। और इनमें यहाँ से, ठीक है, ये बीच में जो स्टैंड होते हैं, यहाँ से इनकी दूरी कितनी हो जाती है, 10 स्ट्रांग होती है। कितनी होती है, 10 स्ट्रांग होती है। और यहाँ से एक से लेके यहाँ तक की जो दूरी होगी वो 6 स्ट्रांग होती है। और एक बेस से, ठीक है, यहाँ पे जो नाइट्रोजनी बेस है, तो एक नाइट्रोजनी बेस से दूसरे नाइट्रोजनी बेस की जो दूरी होती है वो 3.4 एंगस्ट्रांग होती है। ठीक है, और पूरे एक जो बेस है, जितने भी आपके ग्वानिन साइटोसिन, देखो यहाँ पे ग्वानिन साइटोसिन, थायमिन, एडेनिन और ग्वामिन साइटोसिन। तो देखो जो थायमिन होता है, थायमिन एडेनिन से हमेशा डबल बॉन्ड से जुड़ता है, और ग्वानिन और साइटिन जो होते हैं वो हमेशा ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ते हैं। ये आपने ध्यान देने, ठीक है। तो ये आपके अपने बोर्ड एग्जाम में डीएनए के स्ट्रक्चर को बनाने हैं, और बनाने के साथ साथ इसमें आपको इसके बारे में लिखने हैं। तो आप क्या लिखोगे, इसके दोहरे कुंडलाकार मॉडल को सर्वप्रथम सन 1953 में वाटसन एवं क्रिक द्वारा प्रस्तावित किया गया था। देखो जब भी आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल हो गया, या डीएनए का जो कुंडलाकार संरचना है, या डीएनए की जो द्विगुणित संरचना है, उसको किस वैज्ञानिक ने दिया था, तो आप हमेशा बताओगे वाटसन एवं क्रिक। अब वाटसन और क्रिक एक नहीं है, वाटसन अलग वैज्ञानिक है और क्रिक क्या है, अलग है। तो दो वैज्ञानिकों ने मिलकर डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल या डीएनए की जो द्विगुणित संरचना है उसके मॉडल को प्रस्तुत किया। ठीक है, दोहरे कुंडलन में डीएनए की दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला एक दूसरे के प्रति समांतर होती है। अब इनमें जो 5 डैश और 3 डैश की जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की जो श्रृंखला होती है, दोनों एक दूसरे के प्रति समांतर होती है। यानी कि डायग्राम में भी आपको कुछ इस प्रकार दिखा, ठीक है, दोनों क्या होंगी, एक दूसरे के प्रति समांतर होती है। ठीक है, क्या होंगी, ये प्रति समांतर होती है। ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड के निर्माण में न्यूक्लियोटाइड्स एक दूसरे से शर्करा फास्फेट संलग्नता द्वारा जुड़ता है। अब ये जो यहाँ पे ग्वानिन और साइटोसिन है, थायमिन और एडेनिन है, ये हमेशा जो फास्फेट बंध से, जो शर्करा फास्फेट संलग्ना यानी कि फास्फोडाइएस्टर बंध से जुड़ते हैं, और हमेशा जो थायमिन डबल बॉन्ड से और ये ट्रिपल बॉन्ड से एक दूसरे से क्या होते हैं, बाइंड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे कि डीएनए की दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला एक दूसरे से हाइड्रोजन बंधों से जुड़ती है। अब डीएनए की दोनों जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड के अंदर जो श्रृंखलाएं होती है वो हाइड्रोजन बंधों से क्या होती है, जुड़ती है। साइटोसिन तथा ग्वानिन क्षारोका का युग्मन 3 हाइड्रोजन बंधों के द्वारा होगा। यानी कि जो साइटोसिन है, ठीक है, जी और सी, या सी और जी का जो होगा, यानी कि सी ये 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से क्या होगा, जुड़ेगा। यहाँ पे जी है तो ये 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ेगा। ठीक है, एडेनिन तथा थायमिन या यूरोसिल के मध्य केवल 2 हाइड्रोजन बंध द्वारा युग्मक होगा। यानी कि अगर यहाँ पे एडेनिन डबल बॉन्ड थायमिन, या थायमिन डबल बॉन्ड एडेनिन, या एडेनिन, ठीक है, डबल बॉन्ड यूरोसिल, या थायमिन डबल बॉन्ड यूरोसिल, ये संरचना आपकी हमेशा बनेगी। तो आपने ध्यान देने हैं कि जहां पे साइटोसिन ग्वानिन जुड़ेगा वो हाइड्रोजन के 3 बॉन्ड से, 3 हाइड्रोजन के 3 बंधों से जुड़ेगा। और जहां पे थायमिन, यूरोसिल और एडेनिन जो होगा वो आपके, ठीक है, वो आपके किससे जुड़ेंगे, हाइड्रोजन के 2 बंधों से जुड़ेंगे, 2 बॉन्ड से ऐड होगा। ठीक है, आगे क्या देखते हो, दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं में शर्करा के अणु एक दूसरे 11 एंगस्ट्राम की दूरी होती है। अब दोनों जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखलाओं में जो शर्करा के अणु होते हैं, ठीक है, जो क्या होंगे, शुगर के अणु होंगे, जो शर्करा के अणु होंगे, वो दोनों 11 एंगस्ट्राम की, दोनों की जो दूरी होगी एक दूसरे से 11 एंगस्ट्राम होती है। ठीक है, और डीएनए अणु का व्यास 11 एंगस्ट्राम होता है।
और जो डीएनए का अणु होता है, और डीएनए के अणु का भी व्यास कितना होता है, 11 एंगस्ट्रॉम होता है। और दोनों न्यूक्लियोटाइड में श्रृंखलाओं के जो शर्करा के अणु होते हैं वो एक दूसरे से 11 एंगस्ट्रॉम की दूरी पे क्या होते हैं, स्थित रहते हैं। कुंडलाकार रचना में एक पूर्ण चक्र 34 एंगस्ट्रॉम दूरी पर होता है। अब ये जो कुंडलाकार संरचना में एक जो चक्र होता है, ठीक है, एक जो कुंडलाकार ये वाला, ठीक है, यहां से निकल के यहां तक जो एक कुंडलाकार की जो संरचना बनेगी वो कितनी हो जाएगी, 34 एंगस्ट्रॉम की दूरी होती है। और सभी दूरी में 10 युगल क्षारक उपस्थित होते हैं। सभी जो दूरी होती है इसमें 10 युगल क्या होते हैं, जो क्षारक होते हैं, जो नाइट्रोजनी बेस होते हैं वो उपस्थित होते हैं। ठीक है, आवश्यक एंजाइमों की उपस्थिति में डीएनए का केंद्रक में अंतरावस्था काल में रिप्लिकेशन होता है। अब आवश्यक एंजाइम, ठीक है, कुछ ऐसी एंजाइम होती है जिनकी उपस्थिति में जो ये डीएनए होता है, डीएनए का केंद्रक में क्या होता है, अंतरावस्था में, किसमें, इंटरफेज जो अंतरावस्था होता है, तो अंतरावस्था काल में इसका क्या हो जाता है, रिप्लिकेशन होता है। क्या होगा, रिप्लिकेशन होता है। आगे क्या लिखोगे, डीएनए अणु के प्रति पिकोग्राम भार की लंबाई 31 सेमी होती है। अब जो डीएनए अणु के जो प्रति पिकोग्राम, ठीक है, जो पिकोग्राम भार की जो लंबाई होती है वो कितनी होगी, 31 सेमी होती है। कितनी होती है, 31 सेमी। डीएनए के विपरीत सूत्रों में शर्करा अणुओं की स्थिति में एक दूसरे के विपरीत होती है, अर्थात यदि एक सूत्र में शर्करा अणु की दिशा 5' है तो वह 5' व 3' है, तो दूसरे में 3' व 5' ही होगी। मानो अगर यहाँ पे ये जो डीएनए अणु है, ठीक है, कुछ इस प्रकार की जो संरचनाएं बनती हैं, तो क्या होगा कि अगर यहाँ पे 5' है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, 5' है और यहाँ पे 3' है, ठीक है, तो यहाँ पे 3' होगा और यहाँ पे क्या होगा, 5' होगा। जो लास्ट वाली इसकी संरचना आएगी, अगर ऊपर, ठीक है, क्या बोल रहा है कि डीएनए के विपरीत सूत्रों में शर्करा, आप देखो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, समांतर है, यहाँ भी एक दूसरे के क्या है, समांतर है, ठीक है, यहाँ भी एक दूसरे के समांतर, ये भी एक दूसरे के समांतर है। समांतर में क्या देखोगे कि डीएनए के विपरीत सूत्रों में शर्करा अणुओं की स्थिति एक दूसरे के विपरीत होती है, एक दूसरे की क्या होगी, विपरीत होती है। अर्थात यदि एक सूत्र में शर्करा अणुओं की दिशा 5' व 3' है तो दूसरी में 3' व 5' होगी। कितनी होगी, 3' व 5' होगी। ठीक है, पिरामिडिन तथा प्यूरिन का अनुपात 1:1 होता है। अब ये जो पिरामिडिन है और प्यूरिन है, इन दोनों का जो अनुपात होता है वो 1:1 होता है। ठीक है, तो ये आपको अगर आपके बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार का डीएनए का अगर संरचना पूछेगा तो आपको डीएनए का स्ट्रक्चर बनाना है, और डीएनए की स्ट्रक्चर बनाने के बाद आपको अच्छे से एक एक पॉइंट्स को नोट करने। अगर आप स्ट्रक्चर बना ले रहे हो तो आप उसके बारे में एक एक पॉइंट को नोट भी करोगे। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, आनुवंशिक कूट क्या है, इसकी मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। आनुवंशिक कूट, तो आनुवंशिक कूट की खोज निरेनबर्ग एवं मथाई 1961 में की थी। एक निरेनबर्ग नामक एक वैज्ञानिक है और एक मथाई नामक वैज्ञानिक है, जिन्होंने सन 1961 में, ठीक है, 1961 में आनुवंशिक कूट या जो कोड कहते हैं उसकी खोज की। नाइट्रोजनी क्षारकों का वह अनुक्रम, ठीक है, नाइट्रोजनी क्षारकों का वह अनुक्रम जिसमें प्रोटीन अणु के संश्लेषण की सूचना उपस्थित होती है। ध्यान देना, नाइट्रोजनी क्षारकों का वह अनुक्रम जिसमें प्रोटीन अणु के संश्लेषण की सूचना उपस्थित होती है। तो 3 न्यूक्लियोटाइड का वह अनुक्रम जो किसी विशिष्ट अमीनो अम्ल का निर्माण करता है प्रकूट कहलाता है। और आनुवंशिक संकेत प्रणाली में 64 प्रकूट होते हैं। अब जो आनुवंशिक, ठीक है, जो जेनेटिक संकेत प्रणाली होगी उसमें 61 प्रकूट होते हैं। कितनी होंगे, 61 प्रकूट होते हैं। ठीक है, बताओ समझ में आया कि नहीं आया। देखो थियरी है, आपको समझने हैं, तब समझोगे जब आप इसको अच्छे से पढ़ोगे। तो ये जो 1 शॉट हो चुका है इसको आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, और अच्छे से जब समझ लोगे तो ये पूरी कहानी जो है ना ये आपको समझ में आ जाएगी।
क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा अगर नंबर आते हैं कि जो सबसे ज्यादा स्कोर उठाने वाले कोई आपकी यूनिट है तो वो आपकी सेकेंड यूनिट है, जिसमें आपका वंशागतिकता विविधता का सिद्धांत है, जिसमें आपका ये वंशागतिक आणविक आधार है, और इसके बाद जो आपका विकास वाला चैप्टर आएगा। ये 3 चैप्टर में सबसे ज्यादा स्कोर उठते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, तो आपको इन तीनों चैप्टर को एकदम अच्छे से तैयार करने हैं। ठीक है, अब इनकी आप विशेषताओं को देखोगे तो विशेषताओं में क्या देखोगे कि आनुवंशिक कूट त्रिक होता है। ठीक है, जो आनुवंशिक कूट होता है वो क्या होता है, त्रिक होता है, यानी कि मान लो ए यू जी हो गया, यू ए हो गया, यू जी ए हो गया, तो ये हमेशा क्या होंगे, त्रिक होते हैं। ठीक है, क्या होंगे, त्रिक होते हैं। अब आनुवंशिक प्रकूट कोट की खोज निरेनबर्ग व मैथाई ने की थी, बात वही है। ये यूजी तथा जीएयूजी कभी कभी प्रारंभिक कूट, जबकि यूएए यूजीए यानी कि यूरोसिल एडेनिन एडेनिन, यूरोसिल ग्वानिन एडेनिन, यूरोसिल एडेनिन ग्वानिन समापन प्रकूट है। देखो, जो आपके एडेनिन यूरोसिल ग्वानिन तथा ग्वानिन यूरोसिल ये जो कोडान बने हैं ये कभी कभी प्रारंभिक प्रकूट होते हैं, जबकि आपके यूरोसिल एडेनिन एडेनिन, यूरोसिल ग्वानिन एडेनिन और यूरोसिल एडेनिन ग्वामिन ये हमेशा समापन प्रकूट होते हैं। तो समापन प्रकूट किसी भी अमीनो अम्ल का निर्माण नहीं करते हैं। प्रारंभिक जो प्रकूट होते हैं वो अमीनो अम्ल का निर्माण करते हैं, लेकिन जो समापन प्रकूट होते हैं वो कभी भी अमीनो अम्ल का क्या करेंगे, निर्माण नहीं करते हैं। क्या करते हैं, कभी भी जो अमीनो अम्ल है, जो अमीनो एसिड है, उस अमीनो एसिड का निर्माण नहीं करते हैं। ठीक है, आगे क्या लिखोगे, आनुवंशिक कूट कोमा विहीन है तथा सार्वत्रिकता है। जो जेनेटिक कोड होती है वो क्या है, कोमा विहीन है तथा सार्वत्रिकता है। ठीक है, दर्शाता है। सार्वत्रिकता से तात्पर्य है कि जीव चाहे पूर्व केंद्रीय हो या सुकेंद्रीय आनुवंशिक। ठीक है, जो जीव है वो चाहे पूर्व केंद्रीय हो या सुकेंद्रीय हो, आनुवंशिक कूट समान प्रकार के अमीनो अम्ल का निर्माण करेगा। अब जो जीव होगा वो चाहे पूर्व केंद्रीय होगा या सुकेंद्रीय होगा, लेकिन जो आनुवंशिक कूट होगा वो सामान्य प्रकार के अमीनो अम्ल का क्या करेगा बेटा, निर्माण करेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे कि आनुवंशिक कूट अनित्यव्यापी होता है, अर्थात प्रकूट के एक ही अक्षर का उपयोग दो विभिन्न प्रकूटों में नहीं किया जा सकता। ठीक है, जो कूट का अक्षर का प्रयोग जो होगा वो दो विभिन्न प्रकूटों में इसको नहीं किया जा सकता। आनुवंशिक कूट असंदिग्धता दर्शाता है, अर्थात एक विशिष्ट प्रकूट है और एक ही अमीनो अम्ल को कोड करता है। क्या करेगा, एक ही अमीनो अम्ल को कोड करता है। ठीक है, तो ये जितने भी आपके 3 क्वेश्चन हैं आपको अपने बोर्ड एग्जाम के लिए क्या करने हैं, तैयार करने हैं। ठीक है, क्या करने हैं आपको अपने बोर्ड एग्जाम के लिए, बिल्कुल अच्छे से एकदम इसको तैयार कर लेने हैं। तो डीएनए का अगर आपको द्विगुणी संरचना का संरचना आएगा, संरचना के साथ साथ उसको आपको लिखने के बारे में आएगा, तो आपको अच्छे से क्या करने हैं, उसको डायग्राम बनाने हैं, और डायग्राम बनाने के साथ साथ उसको लिखना है। और लिखने की कोशिश करो कि एकदम पॉइंट लिखो। अगर आप एक में ही मिक्स करके लिखते हो तो वो चीज जल्दी नहीं समझ में आती। आप 10 लाइन ही लिखो, लेकिन उसको पॉइंट में लिखोगे तो वो ज्यादा बेटर होता है। ठीक है, तो बस आज की क्लास में इतना ही, फिर आऊंगी अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक सभी लोगों के बाय बाय, धन्यवाद, टेक केयर, मिलते हैं अगली क्लास में।